नमस्कार। इंडिया डेली लाइव के संपादक सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। हर वीकेंड पर हम आपके लिए ये स्पेशल शो लेकर आते हैं और अभी की हालत ये है कि देश में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। हम सबको इंतजार है 4 जून का, जिस दिन इलेक्शन के नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम यहाँ पर अपने साथ कुछ खास मेहमानों को लेकर डिबेट करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर अब तक जो चुनाव हुआ उसमें जनता ने किन मुद्दों पर वोट डाला और जनता का वोट हासिल करने के लिए नेताओं ने किस चीज़ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा बात हुई, किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। तो एक से बढ़कर एक मेहमान हमारे साथ इसके लिए जुड़ेंगे, संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पहले फेज में जिन बातों पर बात हुई, जिन मुद्दों को लेकर उठाया गया, क्या अब तक उसी पर अब तक बात हो रही है, नेता उसी पर वोट मांग रहे हैं, या फिर मामला कई टर्न, ट्विस्ट और कर्व लेते लेते कहीं और पहुंच गया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ नीलू रंजन हैं। अभी थोड़ी देर में और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे फिर हम बात करेंगे। लौटते हैं, मुद्दे की बात पहले करते हैं। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर मुद्दा रहा तो वो कौन सा मुद्दा रहा? देखिए, 16 मार्च को जब चुनाव का ऐलान हुआ था और 19 अप्रैल को पहली राउंड की वोटिंग हुई, तो उससे पहले ऐसा लग रहा था कि मोदी की गारंटी, 400 पार का जो नारा बीजेपी की तरफ से आया था, ये सारी चीज़ें शायद सेंटर में रहेगी, सरकार के कामकाज की बात होगी और उसी कामकाज के आधार पर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी अपने अपने पक्ष और दावे रखेगी। फिर उसके बाद जैसे पहले राउंड के चुनाव से पहले, जैसे चुनाव के अनाउंसमेंट से पहले, तो पता चला कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अडानी अंबानी का मुद्दा उछला, फिर और कई सारे एक एक के बाद एक मुद्दे आते रहे। लेकिन 6 चरण के पूरा होने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कभी ये मुद्दा मंगलसूत्र, तो कभी विरासत, तो कभी पाकिस्तान, तो कभी मुस्लिम आरक्षण के आसपास मंडराता रहा। तो इस संपादक सम्मेलन में आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि देश में मुद्दे चाहे कितने भी क्यों ना हो, चुनाव चाहे क्यों ना हो, नेता चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, क्या हिंदुस्तान में चुनाव का मतलब हिंदू वर्सेस मुसलमान ही होता है? क्या चुनाव का अंतिम सत्य हिंदुस्तान में हिंदू वर्सेस मुसलमान ही है? संपादक सम्मेलन में आज हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जिन पर देश का लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। साथ ही अपने इस शो में बात करेंगे कि कैसे हर चरण में चुनावी मुद्दे बदले और इन बदलते मुद्दों के मायने क्या है। देश में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इस चरण में मुद्दा रहा गारंटी। बीजेपी के नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे। उधर कांग्रेस और विपक्ष के नेता बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाए हुए। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को था और इसमें मुद्दा बना मंगलसूत्र, मटन और मछली। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव का तीसरा चरण आते आते मुद्दा एक बार फिर बदला और इस बार मुद्दा रहा विरासत कर और एक तरह से संपत्ति पर संग्राम जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई। चौथे चरण में आरक्षण के मुद्दे को सभी पार्टियों ने जोर शोर से उठाया और इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए कहा गया कि आरक्षण में कटौती कर मुसलमानों को देने की तैयारी की जा रही। पांचवें चरण में मुद्दा बना हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेकर नेताओं के बयान को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। छठे चरण में ओबीसी, एससी और एसटी का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया। सभी पार्टियों ने अपने आप को इन जातियों का हितैषी और हिमायती बनाया। इन सभी चरणों में मुद्दों पर आप गौर करें तो ये पाएंगे कि चुनाव का आखिरी पड़ाव आते आते क्या हिंदू मुसलमान मुख्य मुद्दा बन गया। आज संपादक सम्मेलन में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपने देख लिया और समझ लिया कि आज हम
किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो आज मेरे स्टूडियो में पहली बार नीलू रंजन जी आए हैं, तो इसीलिए सबसे पहला सवाल मैं उन्हीं से शुरू करूंगा। नीलू जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होता है 8 अप्रैल को, पहले चरण का चुनाव हो जाता है 19 तारीख को, और उसके बाद दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले एक बयान आता है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और वो बयान है मंगलसूत्र को लेकर। और उसके बाद चुनाव अचानक से जो 400 पार का नारा और जो सरकार के कामकाज और गारंटी की बात हो रही थी, ये मुद्दा इतनी सुर्खियों में हो गया कि दूसरे चरण के चुनाव और उसके बाद फिर आगे एक के बाद एक बदलता रहा। मेरा सवाल सीधा और सिंपल ये है कि क्या हिंदुस्तान के कोई भी चुनाव हो वो हिंदू वर्सेस मुसलमान के अलावा किसी और मुद्दे पर जाके सेंट्रिक या फोकस होकर नहीं होगा, या यही मुद्दा रहेगा? नहीं, देखिए, हिंदू मुसलमान एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है इस देश में, हमेशा रहा है। और ख़ास तौर पे मुस्लिम एक वोट बैंक के रूप में चूँकि देखा जाता है, उसमें जातियों के रूप में नहीं देखा जाता है, इसीलिए उसको एक साथ लेने की कोशिश हमेशा होती रही है। और उसी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप के आधार पर बीजेपी का जो उत्थान हुआ है और बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का अगर मंगलसूत्र वाले बयान को सिर्फ देखें अलग थलग करके, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसके पहले तेलंगाना में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हम पूरे देश का एक्सरे करेंगे और किसके पास क्या है सब पता चलेगा, और खटाखट हम सबको बांटेंगे और सबकी संपत्ति बटेगी। उसके बाद सैम पित्रोदा से सवाल पूछा गया कि आखिर ये संभव कैसे है, तो उन्होंने जो है विरासत कर की बात समझाई कि कैसे 55% विरासत कर लगा कर किया जा सकता है। और जब ये आ गया कि भाई जो विरासत में है उस पर कर लगाने की बात हो रही है, सैम पित्रोदा समझा रहे हैं, तो इसको भाजपा ने और खासतौर पर प्रधानमंत्री ने लपका। अब विरासत कर समझ में लोगों को कम आएगा, तो जो महिलाएं खासतौर पे गांव की हैं, जो लोग हैं, उनको मंगलसूत्र, उनका जो घर है, उनकी भैंस है, उनकी जो संपत्तियां हैं, वो ज्यादा समझ में आती है। तो आप ये कह रहे हैं, नीरू जी, मैं समझ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत प्रधानमंत्री ने नहीं की, बल्कि ये शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका ये रिएक्शन था। बिल्कुल 20 तारीख का आप देखेंगे, 20 अप्रैल का बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बोला था वहां तेलंगाना में कि कैसे हम एक्सरे कर रहे हैं पूरे देश का, किसके पास कितनी संपत्ति है सब पता चल जाएगा, और सबका बंटवारा होगा, उसमें सबका समान रूप से बंटवारा होगा। और उसके बाद विरासत, अगले ही दिन विरासत कर की बात जो है सैम पित्रोदा ने समझाई थी, और उस विरासत कर की बात जब आई तब प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र कहा। उन्होंने कहा कि 4 बेडरूम का आपका घर है तो 2 बेडरूम लेके दे देंगे, और किसको देंगे, वहां पे फिर हिंदू और मुसलमान आया कि जो घुसपैठिए हैं, जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उनको देंगे, सीधे सीधे नहीं किया। लेकिन इसके बाद हिंदू मुसलमान आगे और आ गया। वो तब आया जब मोहन भागवत का एक फेक वीडियो चलाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। उसके बाद इनका गृह मंत्री का भी आया, अमित शाह का फेक वीडियो आया कि वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, SC ST OBC आरक्षण को गलत मान रहे हैं और खत्म होने की बात कर रहे हैं। अब ये जो आरक्षण का मुद्दा है, ये 2015 में भाजपा भुगत चुकी है, कितना सेंसिटिव मुद्दा है SC ST OBC के लिए। अब इसको रोकने के लिए भाजपा को कुछ चाहिए था काउंटर, तो उन्होंने काउंटर में जो आंध्र प्रदेश में जो हुआ था मुस्लिम आरक्षण उसको लाया, जो कर्नाटक का मुद्दा है वो लाया, जो जामिया मिलिया में जो SC ST OBC की जो सीटें रिजर्व थी वो खत्म किया गया वो लाया, अलीगढ़ मुस्लिम का लाया। तो इस ढंग से हिंदू मुस्लिम मुद्दे वहां पे आ गए जो चौथे चरण तक रहे। चौथे चरण के बाद ये मुद्दा उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ, लगातार जो संविधान जो 400 शब्द जो था ना, 400 का आंकड़ा बीजेपी ने रखा था, तो किसी न किसी तरह से विपक्ष ने कोशिश की कि ये 400 इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान बदले और संविधान SC ST OBC आरक्षण को खत्म करे। और SC ST OBC आरक्षण को बचाने की लगातार बीजेपी के ओर से प्रधानमंत्री अमित शाह तमाम नेता दुहाई देते रहे और ये बताते रहे कि कैसे ये आरक्षण छीन करके और मुस्लिम को दे रहे हैं। तो इस रूप में पूरे चुनाव में आप देखेंगे तो इस रूप में हिंदू मुस्लिम आया है। नीलू जी जो बात कह रहे हैं प्रेम जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो कुछ भी किया, चाहे प्रधानमंत्री का वो बयान हो जिसमें मंगलसूत्र का जिक्र आया, वो उसका एक तरह से जवाब था जो राहुल गांधी ने उनसे 1-2 दिन पहले वहां पर कहा, वो एक्सरे वाली बात। उसके अलावा फिर वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत का वीडियो आया, वो डीप फेक वीडियो था, एक तरह से उसका भी जवाब था। फिर अमित शाह जी के आरक्षण को लेकर जो वीडियो आया, ये उसका जवाब था। यानी बीजेपी ने जो कुछ भी किया वो एक तरह से कह लीजिए कि काउंटर था, वो रिएक्शन था, ठीक। और ये शुरुआत बीजेपी ने नहीं की बल्कि कांग्रेस की तरफ से हुआ, कांग्रेस ने किया। मतलब पहले राहुल गांधी के बयान के रेफरेंस से मैं कह रहा हूं, आप इस बात से सहमत हैं? देखिए,
एक तो बिल्कुल तथ्य से हट करके काल्पनिक तरीके से आरोप मढ़ना, तो उसका एक जस्टिफिकेशन भी तो होगा। तो उसके जस्टिफिकेशन के लिए कथानक जो है गढ़ा गया है। आप देखिए राहुल गांधी के जिस बयान की चर्चा हो रही है तेलंगाना में, वो एक्सरे, मैं तो अभी भी गूगल कर रहा था, अक्टूबर 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी एक्सरे और सेंसस और सेम बयान है। वो प्रॉपर्टी से संबंधित वो बयान ही नहीं है, वो एक्सरे है और सेंसस है, और सेंसस में हर तरह का एक्सरे वो सामने आता है। लेकिन उसको जोड़ करके कि उन्होंने ऐसा बोला है, हम इसका मतलब निकालते हैं। लेकिन बात यह है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था वो तो 5 अप्रैल को ही आ गया था ना, 5 अप्रैल को ही आ गया था, और मैनिफेस्टो में कहीं भी कोई भी ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई है। तो जब पहले तो कहा कि मैनिफेस्टो में लिखा है, दावे से कहा गया, जब लोगों ने मैनिफेस्टो पढ़ना शुरू किया, आप कह भी रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मुद्दा होता है, हिंदू मुसलमान मुद्दा बना ही नहीं इस चुनाव में। कोशिशें तो बहुत हुई, बनता तब तो बीजेपी की लहर चल रही होती। इस बार चूंकि आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस चुनाव में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कोशिशें बहुत हुई, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि वोटिंग लाइन पर मुसलमान जब खड़े होते पहले और आज में फर्क ये है कि मुस्लिम जब वोटिंग लाइन पे खड़े होते थे तो एक प्रतिक्रिया होती थी कि हिंदू भी खड़ा होगा। अब वो कंपटीशन खत्म हो गया, क्योंकि लोगों के मन में ये बात आई कि ये बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, जो दिन रात मुसलमान को कोसते रहते हैं, ये हिंदू के खिलाफ वोट नहीं करते। लेकिन ये अभी बात भी मैं देख रहा हूं, बनी है जी अभी भी मैं देख रहा हूं। आप पिछले 5-10 दिनों का देख लीजिए, जिस दिन से कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद से वही ओबीसी के अंदर मुसलमान आरक्षण की बात हो रही, उसी बात को लेकर हो हल्ला मचा हुआ। तो कहां से आप कह रहे हैं कि मुसलमानों वाली कोई बात ही नहीं थी? देखिए, ये कोर्ट का फैसला आना एक अलग चीज है, उस समय पे आया, वो टाइमिंग है, एक अलग बात है। लेकिन मुस्लिम आरक्षण तो एक हवा है, मुस्लिम आरक्षण तो हो ही नहीं सकता इस देश में, और ना हिंदू आरक्षण हो सकता है। क्या एससी को आरक्षण देना हिंदू आरक्षण, एसटी को आरक्षण देना हिंदू आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण देना हिंदू आरक्षण है? जब हम हिंदू आरक्षण नहीं बोलते तो मुस्लिम आरक्षण क्यों बोलते? इसलिए जब मुस्लिम आरक्षण बोले या हिंदू आरक्षण बोले तो इसका मतलब हर एक हिंदू को आरक्षण मिल रहा है, तो भाई जो जनरल कास्ट है वो भी मिलेगा। क्या हर एक मुस्लिम को आरक्षण देने की बात हो रही है? आरक्षण पे बाद में आएंगे, मैं सिंपल सा सवाल पहले, सवाल तो सब में एक्सप्लेनेशन जुड़ा रहेगा ना। सवाल सिंपल ये था कि क्या मुद्दा जो है चुनाव का सबसे बड़ा घूम फिर कर वही हिंदू वर्सेस मुसलमान हुआ? और नीलू जी का कहना था कि शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई, जिसका हमारे साथ अमिताभ जी भी जुड़ गए हैं। तो शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई, जिसका बीजेपी ने एक तरह से समझिए कि सिर्फ जवाब दिया है, जो कुछ उन्होंने कहा उसका जवाब दिया। मैं आपके पास वापस आऊंगा। राकेश जी, आप अपना सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क रखिए प्लीज। देखिए, कांग्रेस की पूरी राजनीति ये विभाजनकारी मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक तरह से नक्सली विचारकों और जो लेफ्ट वैक्यूम भारत में पैदा हुआ है, लेफ्ट राजनीति समाप्त हो रही है, तो उनके जो विचारक बेरोजगार थे तो उन लेफ्ट विचारकों की गोद में जाकर बैठ गई है। मैं राहुल गांधी जी के प्रत्येक बयान को, प्रत्येक स्टेटमेंट को, उनकी पूरी जो राजनीति है उसको देखने की कोशिश करता हूँ। जब यूपीए अलायंस 2004 में सत्ता में आया, उसके बाद से लगातार जो उनकी नीति रही है, वो नीति ही आज के उनके न्याय पत्र का आधार है। वो नीति क्या थी? वो नीति थी कि ग्राउंड बनाओ कि जो मुसलमान हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए मुसलमानों को एक बूस्टर डोज की ज़रूरत है सरकारी नौकरियों में, सेना में, तमाम सुविधाओं में। और इसलिए प्रधानमंत्री के मुंह से भी कहीं न कहीं पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में निकला कि जो वल्नरेबल सोसाइटीज़ हैं और जो हाशिए पर लोग हैं, उनके लिए हमारी सरकार पहले है, और उनमें भी पर्टिकुलरली मुसलमानों के लिए हमारी सरकार जो है सबसे पहले है। रिसोर्सेज उनके लिए प्राथमिकता पर है। अब उसमें से सच्चर कमेटी हम देख रहे हैं, उसी में से जो ईसाई हैं या मुसलमान दलित हैं उनके लिए आरक्षण के लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन भी हम देख रहे हैं। तो कांग्रेस डिनाई नहीं कर सकती इन बातों से कि वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है। और इसलिए हर जगह जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें भी
और उसके बाद भी लगातार ये प्रक्रिया चलती रही है, सभी राज्यों में चलती रही है। जो मुस्लिम जातियां हैं, ठीक है, इस्लाम जातियों की बात नहीं करता, पर मुसलमानों में जातियां नहीं हैं, ये कैसे कोई डिनाई कर देगा? नहीं किया जा सकता, और विशेष रूप से भारत के अंदर। और जैसा प्रेम जी कह रहे थे, हिंदू आरक्षण नहीं है। अरे भाई, SC ST आरक्षण तो इसी आधार पर संविधान सभा ने स्वीकृत किया है कि हिंदू समाज के भीतर जो सैकड़ों वर्षों की एक प्रकार से भेदभाव परक व्यवस्था रही है, सो कॉल्ड, और उसकी वजह से बहुत सारी जातियां वो पिछड़ गई हैं, उनके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, इसलिए वो राज्य से भी दूर हैं, हाशिए पर हैं। तो वो सारी बहस ही वो हिंदू धर्म के भीतर है। डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो पुणे में एग्रीमेंट हुआ है, उसमें मुसलमान ईसाई नहीं है, ये भ्रम में मत रहिए। वो सारी बहस ही डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर सुधार को लेकर के की है, और इसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी और तमाम नेताओं ने इस बात को अंगीकृत किया कि हमें उन्हें विशेष सुविधा देने की जरूरत है। चाहे इलेक्टेड निर्वाचन क्षेत्र हो, वहां उनको आरक्षण देंगे, शिक्षा में आरक्षण देंगे, नौकरियों में आरक्षण देंगे। संविधान सभा ने उसको स्वीकृत किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक छोटा सा रास्ता निकाल लिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का। आर्टिकल 29 और 30 के जरिए आपने तमाम जगह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस करके और SC STs के और तमाम OBCs के लोगों को मुस्लिम या अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण का रास्ता बंद कर दिया। और यही नहीं किया आपने जबरदस्ती इस देश के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दिया है। AMU का मामला है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इट इज ए नेशनल यूनिवर्सिटी एज पर एस्टेब्लिश्ड बाई इन मैनी डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बादशाह बनाम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस है 1967 का। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने कहा AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत नहीं बनी है, न तो एस्टेब्लिश्ड बाई मुस्लिम्स है और न एडमिनिस्ट्रेटेड बाई मुस्लिम्स है। यही जामिया में हुआ। लेकिन आपकी बात में समझ गया, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीजेपी का काम नहीं, ये कांग्रेस का काम है। शुरू से कांग्रेस शुरू से इसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति को लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने उलट दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संतुष्टीकरण का नारा दे दिया है। चलिए, आपके पास मैं फिर से आ रहा हूं, आपके पास मैं फिर से आऊंगा। अमिताभ जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अजय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, बात हो रही है कि इस चुनाव में जब चुनाव शुरू हुआ तो चर्चा थी मोदी की गारंटी की, चर्चा थी बीजेपी के नारे जिसमें कहा गया कि बीजेपी अपने दम पे 370 सीटें हासिल करेगी और गठबंधन उसका 400 के पार जाएगा। लेकिन पहले चरण में जिस तरह की वोटिंग हुई या जो कुछ भी कह लीजिए पॉलिटिकल सिनेरियो रहा, उसके बाद दूसरे चरण से ठीक पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आधार पर, क्योंकि उस मैनिफेस्टो में कहीं पर भी मंगलसूत्र शब्द का जिक्र है नहीं, लेकिन उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके रीड बिटवीन द लाइंस कह लीजिए, मंगलसूत्र को लेकर एक प्रधानमंत्री जी का बयान आता है और उसके बाद एक उस पर बहस होने लगती है और उस पर वाद विवाद होने लगता है, और फिर उसके बाद वो मंगलसूत्र, फिर विरासत टैक्स, फिर मुगल आ गए और वो चर्चा में लगातार हिंदू वर्सेस मुसलमान या हिंदू मुसलमान का तुष्टीकरण, अपीजमेंट जो भी कह लीजिए, वो बार बार जिक्र। सवाल ये है कि क्या बीजेपी डेलिबरेटली या कांग्रेस डेलिबरेटली हिंदू मुसलमान करना चाहती है चुनाव में ताकि वोटरों का फायदा हो सके उसको? देखिए मिहिर, ऐसा है कि कांग्रेस ने तो इस बार हिंदू मुसलमान किया नहीं। कांग्रेस की तो बात नहीं है, हम कर सकते हैं कि हिंदू मुसलमान का। आपने जो कि मैनिफेस्टो का जिक्र किया है, तो मैनिफेस्टो में आपने खुद कहा कि भाई मंगलसूत्र का जिक्र नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आपने कहा कि बिटवीन द लाइंस। अब प्रधानमंत्री ने बिटवीन द लाइंस कहाँ से उसमें मंगलसूत्र रीड कर लिया, कहाँ से उसमें विरासत कर की बात आ गई, और फिर वो मंगलसूत्र से होते होते अंततः भैंस तक आ गया मामला। और फिर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि साहब आपके बैंक खाते जो है बंद कर दिए जाएंगे, रुपए छीन लिए जाएंगे, आपके घरों के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, आपके घरों की टोटियां जो है वो खोल के ले जाएंगे लोग। और आज तो प्रधानमंत्री यहाँ तक आ गए कि उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये लोग जो है इनको मुजरा करना है तो करें। ये प्रधानमंत्री जो है उन्होंने मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव में प्रधानमंत्री ने इस बार मतलब गिरावट का जो है वो एक रिकॉर्ड बनाया है और नित नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मतलब एक बार आप वो प्रधानमंत्री जो कि कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो इस पर आ गए मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा।
ये क्या मतलब है? ये मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री को का एक स्तर होता है। आप ठीक है, आप अपने प्रतिद्वंदियों से बिल्कुल आप एकदम कड़ाई के साथ मुकाबला कीजिए और उनको अपने मतलब जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं उनसे आप धराशायी कीजिए, लेकिन कम से कम आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आप अगर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं उस समय भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप देश के सर्वोच्च नेता हैं और आपका जो भी एक स्टेटमेंट होता है वो पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर में जो है उसको लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो ऐसे करके जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरे देश की प्रतिष्ठा को जो है दांव पर लगाते हैं। वही नरेंद्र मोदी जो कि कहते हैं कि साहब हमारी वजह से पूरे देश में दुनिया का नाम हुआ है, तो वो जो है दुनिया में देश का नाम हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं भैंस को लेकर के, टोटी को लेकर के और बिजली के मतलब कनेक्शन को लेकर के बातें कर रहे हैं। आप कांग्रेस को लेकर के आपके पास जो भी तर्क हो सकते हैं आप कीजिए, लेकिन आप ये क्या कि आप मंगलसूत्र की कोई बात ही नहीं है आप मैनिफेस्टो में, और आप जो है उस कह रहे हैं कि साहब मुसलमान जो है मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। ये फिर बाद में आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने तो कहा नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आप इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने तो इस बार मतलब अटपटेपन की मुझे हैरानी हो रही है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मतलब लगता है कि शायद मैं बायोलॉजिकली मतलब अपनी उत्पत्ति के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि चुनाव प्रचार को अंततः वो किस लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि एक लेवल होता है कि आप अपने प्रतिद्वंदियों को किसी भी तरह से धराशायी कीजिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन कम से कम एक ये तो रखिए कि भाई लोग सुने तो सोचेंगे आप प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात कही है जिसका कुछ ऐतिहासिक महत्व है। अभी जो बातें हो रही हैं उसमें सारा कुछ ऐसा मतलब अगर आप निकालें तो बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत दुखद स्थिति है। और बीजेपी दरअसल जो है वो इस बार हिंदू मुसलमान नहीं कर पा रही है, ये उसी के छटपटाहट है। सब कुछ किया गया, सारा सब कुछ कहा गया, मुसलमानों के ऊपर इतने हमले, इतने तरह के शाब्दिक हमले किए गए, इतना सब कुछ कहा गया, उसके बावजूद अगर वोटिंग में वो सब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, पहले 4 चरणों की वोटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उसी के आधार पे आप कह रहे हैं कि वोटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ? जिस तरह से वोटिंग हुई है, अगर आप देखिए ना वोटिंग कम हो रही है, उसके बाद चुनाव आयोग जो है 6% वोटिंग बढ़ा दे रहा है, तो ये तमाम ये मतलब तमाम सारी चीजें बढ़ाने की बात आप कह रहे हैं, ये चुनाव आयोग ऐसे कैसे बढ़ा सकता है? नहीं, चुनाव आयोग आप देखिए ना भाई, डेटा आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो कह रहे कि अपडेट होने के बाद तक 11 दिन लगे। अरे 11 दिन लगे हैं आपको अपडेट करने में। हम लोग मतलब कितने समय से चुनाव देख रहे हैं, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब भी 3 दिन में जो है आपके पास डेटा आ जाता था। हर शाम को चुनाव आयोग का एक अधिकारी बैठ करके आपको मतदान की जानकारी देता था, पूरा डाटा बताता था और उसका अपडेशन जो है वो 1-2 दिन में होता था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं जब आप डिजिटल माध्यम में आ गए, आपके पास सारी तकनीक मौजूद है, तब आपको इतना समय लग रहा है। खुद एसवाई कुरैशी जैसा व्यक्ति जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहा, वो ये कह रहा है कि भाई ये तो बहुत अटपटी सी बात है कि आपने 1 करोड़ 7 लाख डेटा बढ़ा दिया। सरकार है, कुरैशी जी चक्कर मत पड़िए। नहीं, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, मैं किसी के चक्कर में पहले जो है इलेक्शन कमीशन क्या करता था, नहीं, देखिए ऐसा है, ये रातों रात लोग राज्यसभा में और रातों रात नहीं, वो एक अलग बात है। नहीं, राज्यसभा में जिस बड़ी तादाद, राकेश जी ऐसा है, देखिए जिस बड़ी तादाद हाई कोर्ट के जज भी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं आरएसएस का था और आरएसएस का ही रहूंगा, वो एक अलग बात है। हम किसी की प्रतिबद्धता क्या है क्या नहीं उस पर हम ना जाएं। प्रतिबद्धता का विषय नहीं है, विषय ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था दी है उसमें पहली बार लाखों की तादाद में लोगों को घर से वोट देने की सुविधा मिली है। सुनिए जो घर से वोट दिया जा रहा है कब काउंट होगा? राकेश जी, आप इलेक्शन कमीशन राकेश जी, इलेक्शन कमीशन सवाल ये था, सवाल हिंदू मुसलमान का था, पारदर्शिता पर सवाल मत उठाइए। आप ही सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, बहस वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा नहीं है। क्या कहा? बहस का मुद्दा ये है कि हिंदू मुसलमान क्या 11 दिन लेट से जो डाटा दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या 6% बोगस वोट बढ़ गए? आपका आरोप इसी तरफ है। एक भी 17C जो फॉर्म होता है उसमें अंतर दिखा दीजिए, एक भी। हर बूथ पे जिस दिन वोटिंग खत्म होती है उस दिन 17C फॉर्म पे साइन करते हैं, सारे जो खड़े उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधि साइन करते हैं, वो सबके पास कॉपी होती है। जिस दिन खोला जाता है उस दिन मिलाया जाता है कि हाँ ये सही है नहीं है, तब काउंटिंग होती है। अगर एक भी 17C फॉर्म में अंतर है तो फ्लॉड है इलेक्शन, और अगर सही है तो डाटा 10 दिन बाद आए, 5 दिन आए, उस पर बहस का कोई मुद्दा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं
कि जो 6% या 7% वोट बढ़ा वो बोगस वोट बढ़ा। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, 17C में कहीं भी अंतर आप बता दीजिए कि कहीं हो तो। देखिए ऐसा है, देखिए 80 साल के ऊपर के जो संशय बुजुर्ग होना बहुत मतदाता स्वाभाविक है। दिव्यांग मतदाता हैं, ये बहुत इनको संशय घर होना से वोट देने स्वाभाविक का है। राइट मिला है। अगर आप उनका वोट कोई जो चुनाव है का भाई आप मुझे बताइए ना, आपने फर्स्ट फेज का डेटा जारी करने में, रिवाइज करने में 11 दिन लगाए, सेकंड फेज का डेटा आपके पास 4 दिन में आ गया। तो अगर सेकंड फेज का डेटा 4 दिन में आ सकता तो तो क्या साढ़े 17C फॉर्म जो सब उम्मीदवारों के लोगों को दिए गए चेंज कर दिए गए? ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं फिर आप? आपका उद्देश्य क्या कहने का है? आप इशारा क्या कर रहे हैं? मेरा उद्देश्य ये है कि चुनाव कह रहे हैं कि अपनी हार का जो हारने जा रही है इंडिया अलायंस, नहीं इंडिया अलायंस हारने जा रहा है, नहीं जा रहा है को लेकर अभी बता दे रहे हैं कि हमने कहा था। नहीं राकेश जी देखिए, हाँ 4 तारीख को आप कहेंगे हमने कहा था वोट में बोगस मैं क्या कहूंगा, मैं क्या नहीं कहूंगा, ये यही बोलने जा रहे हैं आप लोग, हम बता रहे हैं आपको। नहीं ये देखिए, हम इस बारे में क्यों अभी चर्चा कर रहे हैं? आज चुनाव चल पूरा रहा है। अच्छी गठबंधन 4 तारीख को यही रुदन करेगा कि ये जो वोट परसेंटेज इलेक्शन कमीशन ने 11 दिन बाद बढ़ाया, उसके कारण हम हार गए। ईवीएम की मैल फंक्शनिंग की नहीं, शिकायत सुनिए, राकेश जी, संबित पात्रा जी आज गए थे, उन्होंने भी शिकायत की कि भाई देखिए यहाँ पर मशीन खराब है। तो तमाम सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, तमाम सारी तकनीकी समस्याएं हैं। अपना डिबेट कहीं और था। अपना डिबेट ये था कि इस चुनाव में क्या हिंदू मुसलमान वो मुद्दा लगातार चर्चा में रहा या नहीं, या सबसे ज्यादा उसी बात को लेकर चर्चा होती रही या नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री का भाषण हो या विपक्षी पार्टी के जो गठबंधन के जो नेता है उनका भाषण हो। क्या कहीं से यही हिंदू मुसलमान की जो भावना है उसको बार बार जगा के अपने हिसाब से? मिहिर जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। पिछले 40 साल से जी, और आज़ादी के बाद के 10 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद से कांग्रेस और उससे जुड़े हुए दल मार्क्सिस्ट ये जिंदगी भर से मुस्लिम 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 कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ है। हमेशा इस देश के अंदर चुनाव मुस्लिम 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 हुआ है। हिंदू तो अपनी जाति के अनुसार और कई बार मुद्दों के आधार पर और कई बार अपने हित के आधार पर वोट करता रहा है, क्षेत्रीय हित के आधार पर। अजय शुक्ला सुन रहे हैं आप? लेकिन मुसलमान तो थोक जो है वोट देता है। ये जो थोक वोट है ये पहली बार टूट रहा है भारतीय राजनीति में, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जो है पहली बार घर से निकल रही हैं और वो मोदी को वोट दे रही है, जम्मू कश्मीर से लेकर के हर राज्य में। और सबसे ज्यादा वोट चाहे जनसंघ रहा हो, महिलाओं का पड़ रहा है इस समय हर फेज में। सभा रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाने का काम इन्होंने ही किया है। इसके इतिहास, इसका दस्तावेज मौजूद। 1937 से शुरुआत होती है और लगातार ये शुरुआत सदैव ये हुई। ये रोना रोए और उन्हीं के साथ सरकारें चलाई, उन्हीं के साथ में मलाई खाई और फिर उसके बाद उन्हीं को दोनों एक दूसरे को गाली देते रहे। और ये खेल खेल कर ही सत्ता में आए। सत्ता सिर्फ इनके पास हिंदू मुस्लिम के नाम पे है, किसी काम के नाम पे नहीं है। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी अपने काम बताते हैं? और जब स्थिति ये होती है तो आप एक चीज देखिए, पहला चरण आता है तो कहते हैं मछली मुस्लिम काम दिखता है, उसके बाद दूसरा चरण आता है तो कहते हैं मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाएंगे। तीसरा चरण आता है तो अडानी के काले धन वाला टेम्पो आ जाता है। चौथा चरण आता है तो गजनी बन जाता है, हिंदू मुसलमान वाला ये इशू करते हैं। और साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है उसे मुस्लिम लीग का बता देते हैं, जिसमें कहीं मुस्लिम लीग का शब्द ही नहीं है, मुस्लिम शब्द ही नहीं है। और फिर पांचवा चरण आता है तो खुद को ईश्वर बना देते हैं, दैवी शक्ति बना लेते हैं। और छठा चरण आते आते स्थिति ये होती है कि इतना गिर जाते हैं कि आपकी वो टोटी खोल ले जाएंगे, आपकी बिजली काट देंगे, आपका ये कर देंगे। और अंततः जिस दिन चुनाव हो रहा होता है मुजरा करने लगते हैं। अब प्रधानमंत्री यदि मुजरा करने लगे तो इससे ज्यादा गई मुजरी हालत और कोई नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मुजरा शब्द कह रहा है, प्रधानमंत्री से कम कम हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मुजरा नहीं करना चाहिए। एक सवाल, लेकिन यदि प्रधानमंत्री मुजरा कर रहा है तो इससे ज्यादा है कि तुम्हारा वोट नहीं पड़ना चाहिए, किसी को मत देना, मुझे देना। तो क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं मानता हूं कि आपके राहुल गांधी से अच्छे संबंध है, राहुल गांधी आपके घर भोजन करते हैं, लेकिन ये आप प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। 30 साल का मेरा भी अपना पत्रकारिता का कैरियर, राहुल जी आपके घर भोजन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। 48 घंटे लिए हो चुनाव आयोग ने फाइनल डाटा जारी करने के लिए, यानी
फिर मैं नहीं कहता हूं कि गलत है, मैं नहीं कहता हूं सही है, लेकिन यह अविश्वसनीयता किसने पैदा की? यह पैदा की खुद चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग आखिर यह स्थिति क्यों पैदा कर रहा है? उसे इसकी सफाई देनी चाहिए थी, वजह बतानी चाहिए हर थी। चुनाव में और डेटा बढ़ता है, हर आज तक चुनाव जब में, ऐसा नहीं हुआ, हर चुनाव तो में पहली बार यह हालात क्यों हो रहे हैं? हाँ। निश्चित रूप से ये सारी चीजें जब एम्प्लॉइज जो हाथ है, से होता था तब कर्मचारी भी जब ये जाते स्थिति हैं नहीं वोट थी। डालते हैं, आज तो मशीनें बुजुर्ग हैं, लोग वोट डालते तो हैं, दिव्यांग यह पता जन वोट चलता डालते है कि हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग प्रधानमंत्री सेना का के जो लोग हैं वोट मुजरा है, डालते हैं, वो उनका मुजरा वोट बाद में सबसे बड़ी जुड़ता है समस्या है और बाद में कि वो जुड़ने के हर कारण जगह मुजरा डेटा चेंज करवा होता रहे हैं। है। वो मुजरा करा रहे हैं मशीनों में, वो मुजरा करा रहे हैं कहीं पर हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो मुजरा करा रहे हैं कहीं भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र ले जाएगा, टोटी खोल ले जाएगा, बिजली काट देगा, ये कर दे। अब मतलब इस स्तर तक गिर गए हो तो इससे समझ में आता है कि मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है अजय हार जी, होती दिख रही है। अजय जी, मुझे यह नजर आता है जी। अजय जी, अमिताभ जी, आप जरा, आपकी बात हमने सुन ली। अमिताभ जी, आप ये बताइए, जिस तरह से बात हो रही है, और मेरा पहला भी सवाल वही था, क्या शुरुआती एक दो दौर की जो वोटिंग हुई उसके बाद कहीं से बीजेपी को ऐसा लगा कि शायद वो जिस तरह की पोलिंग सोच रहे थे, जिस तरह का रिस्पांस पब्लिक का था, वो उन्हें नहीं मिला, इसीलिए अपने काम, जिस चीज़ की पहले बहुत ज़्यादा जिक्र थी कि मोदी की गारंटी, मोदी की योजना, 400 सीटों का ये, वो शायद थोड़ा पीछे रह गया और इस तरह के मुद्दे आगे आ गए, क्योंकि वोटिंग पैटर्न शुरू के 2 चरण में जो पोलिंग हुई वो शायद पार्टी को लगा कि कहीं वो पीछे रह गए, इसलिए ऐसा हुआ। बिल्कुल यही बात है। और ये बात शुरू से मतलब चर्चा में है कि भाई अंततः नरेंद्र मोदी जी को अपने 10 साल के कामकाज पर लोगों से बात करने के बजाय इसकी बात करने की, जिक्र करने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि कौन मटन खा रहा है, कौन मुर्गा खा रहा है, कौन मछली खा रहा है, किसका मंगलसूत्र है और किसका बैंक का खाता है, कहाँ टोटी है, कहाँ लाइट है, कहाँ क्या है, और ये जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सब की ज़रूरत नहीं। अगर आपके काम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपको जो भी लगता है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपके पास वो सारे हथियार करने का, आपको इस्तेमाल करने का अधिकार है जो आपको लगता है कि हाँ भाई जेन्युइन है, आप उसको एक स्तर मेंटेन रखते हुए आप करिए। जनता को फैसला लेना है, जनता लेगी, जिसके पक्ष में मतदान करना है करेगी, आपको जिताना है आपको जिताएगी, इंडिया गठबंधन को जिताना है उनको जिताएगी, उससे हमें मतलब, लेकिन कम से कम चुनाव में एक शालीनता का स्तर होना चाहिए और चुनाव में कम से कम ये होना चाहिए कि एक स्वस्थ मुकाबला हो। नरेंद्र मोदी को कम से कम ये देखना चाहिए कि विपक्ष के लोगों के साथ जब वो कर रहे हैं तो विपक्ष के लोग ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी देश के मतलब कोई दुश्मन है जिनके बारे में आप इस तरह से हमला करते हैं। पिछले 10 साल का हमने की संस्कृति पूरी देखी कि मोदी साहब ने तो विपक्ष के लोगों को एकदम ऐसा ज़्यादा मतलब लिटरली जलील करना शुरू किया है जिस तरीके से, वो अपने आप में एक लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। ये कह रहे कि विपक्ष के नेताओं को मोदी जी लिटरली जलील कर रहे हैं, या जिस तरह के स्तर पे जाके कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो डिग्निफाइड नहीं है। नहीं, देखिए, मैं मोदी जी क्या कह रहे हैं, क्या उनकी भाषा उसमें नहीं आता हूं, लेकिन जो ये बोल रहे हैं वो उससे मैं बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं से पहले फेज का इलेक्शन जब आया तो ये क्लियर हो गया था कि बीजेपी अपने काम के बदौलत एसटी, एससी, ओबीसी जो सबसे अधिक लाभार्थी वर्ग उन्हीं से है और वो एक मुश्त बीजेपी की तरफ जा रहा है, उसको रोकना जरूरी है। तो फेक वीडियो बनाने का काम, अमित शाह का, मोहन भागवत का काम, वो विपक्ष की तरफ से शुरू हुआ और वो उनको लगा कि यही एक ऐसा हथियार है जिसके कारण से इनकी 400 वाली सीट जो है उसको रोका जा सकता है। और उसके जवाब में जब ये आया कि भाई अगर तुम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण अगर कोई छीन रहा है तो वो कांग्रेस छीन रही है, कर्नाटक का उदाहरण आया, बंगाल का उदाहरण आया, आंध्र प्रदेश उदाहरण आया, तो कहीं ना कहीं से जो पहले फेज के कम वोटिंग हुई और उसमें विपक्ष लगा कि हम कहीं नहीं रहेंगे इस बार, तो उन्होंने ये फेक वीडियो वाला काम शुरू किया। प्रेम जी तो उलट बात करते हैं आपसे, लगातार जब हम डिबेट में चर्चा करते हैं आप कहते हैं कि पहले दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई उससे सत्ताधारी पार्टी को लगा कि हम बहुत पीछे छूट गए, और ये उल्टी बात कह रहे हैं कि पहले फेज में इतनी अच्छी वोटिंग हुई और बीजेपी को ऐसा लगा कि हम बहुत आगे वो निकल जाएगी, इसीलिए कांग्रेस ने बौखलाहट में कह लीजिए, कांग्रेस ने निराशा में इस तरह के मुद्दों को हवा दे दी। देखिए, फेक वीडियो से ही बात शुरू करें। फेक वीडियो की जो फैक्ट्री चलाते हैं उनको फेक वीडियो से डर लग गया। दिक्कत तो यहाँ आ गई, जो जिनकी फैक्ट्री चलती है फेक वीडियो की, उनको फेक वीडियो से डर लग गया। कौन चलाते फेक वीडियो फैक्ट्री? देखिए, सब बात मेरे मुंह से ही आप बुलवाएंगे। इस देश में जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग है, किसने अलग से आईटी सेल और ये सब बना करके शुरुआत की इस देश में?
पहले किसी ने नहीं किया। आईटी सेल दुरुपयोग नहीं है, जो है आईटी सेल दुरुपयोग नहीं है, आईटी सेल अभी सदुपयोग गिरफ्तारी बड़ा हुई है। अफसोस होता है जब अभी मैं बोलने गिरफ्तारी लगता हूं, हुई क्यों है। नहीं संयम आप बरत पाते हैं? क्या आप संयम क्यों नहीं बरत क्या पाते कि आप हैं? गलत बोलने लगते हैं, आप तो हमारे आप मित्र हैं, बोलिए, इसलिए हिमांशु जी को बोलिए कि ये गलत बोल रहे हैं, हाँ। किस बात को बोल रहे हैं, मैं नहीं, मान आप बोलिए, लूंगा आप गलत बोलिए, बोल रहे आप हैं। बोलिए, मैं तो चाहता हूँ ठीक आप है, बोलिए। प्रेम जी की बात डिस्टर्ब पहले पूरी करते सुन हैं ना लेते हैं, उसके बाद राकेश जी आपके पास आप पहले खाम प्रेम जी खा की में बात सुनिए। हमारा भी बीपी बढ़ाएंगे ऐसे करके। तो देखिए ये जो है ना, दरअसल पहले दूसरे चरण में हमने देखा है कि लगभग हर चरण में औसतन 18 सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी को। यानी कि 6 चरण के बाद 100। नहीं, छठा चरण तो अभी हमने जोड़ा ही नहीं है। 5 चरण में 90 सीट का नुकसान हो चुका बीजेपी को, और जो पूरा राकेश जी, नोट ओवरऑल, करिएगा 90 सीट। हाँ, पूरा ओवरऑल जो फिगर है ना, वो तो हमने आकलन करके डाला भी हुआ है, इन दोनों चरणों का भी डाला हुआ है। आज ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं ना, मेनका गांधी जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी बता सकते कोई? हार रही है, मैं लिख करके जा रहा हूं। पहले आप पूरी कर लीजिए बात, मैं कह रहा हूं कि हार रही है। 14 सीटों में 11 सीटों पर बीजेपी हार रही है। पूर्वांचल ये समझ में जो है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, इसलिए पूर्वी ये सब उत्तर जो है ना प्रदेश में पूरी आपको- तरह से चुके बीजेपी लगातार हारना शुरू कर दी, इसलिए उनके स्टेटमेंट में, उनके नेताओं के अच्छा प्रेम जी स्टेटमेंट सुनिए, में आज आपने एक कहा फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा। सुनिए 14 में से 11 सीट पे आपने हरवाया, मैं 14 सीटों का नाम लेता हूं। सुल्तानपुर जीतेंगे या हारेंगे आपके हिसाब से? प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई, किस 3 सीट पे आपने बीजेपी को जिताया है, ये बताइए। नहीं, देखिए 14 सीटों में आप उन सीटों पे, मैंने सबसे पहले जो ये है, आप सुल्तानपुर रख लीजिए, नहीं जीत रहे हैं। इससे बड़ी सीट तो बीजेपी के कोई नहीं है। जौनपुर आप उसके बाद रखिए, उसके बाद आप देखिए लालगंज, बस्ती, श्रावस्ती, जौनपुर, ये सारी सीटें जो हैं नहीं जीत रही बीजेपी। अब ये लिख ली, मैं क्या आपका आकलन यही जो है गलत साबित नहीं, होता ठीक है। है, गलत मैं तो- आपको बता रहा हूँ, गलत सही, ऐसा है, मैं 14 में 11 सीटें। सुनिए, ये- पूर्वांचल आप की जिन बोलिएगा, सीटों अपने पर हिस्से चुनाव में हो रहा है, बोलिएगा। सुन लीजिए, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, लालगंज है, आपका जो ये सारी सीटें हैं, प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद है, एक सीट जो है इंडिया अलायंस को नहीं मिल रही है। सुल्तानपुर में मेनका जीत रही है, जौनपुर बीजेपी जीत रही है, लालगंज निरहुआ जीत रहा है, अरे और तो इतना इलाहाबाद बोलने की सीट पर जरूरत ही नहीं केसरीनाथ पड़ती ना त्रिपाठी के राकेश जी, बेटे कि मैं नीरज त्रिपाठी अविनाशी जीत हूं। रहे हैं, आप प्रतापगढ़ विपक्ष को संगम लाल मुजरा गुप्ता करना जीत रहे पड़ रहा हैं। है। ये सब और बोलने की इसका जरूरत ही मैं नहीं आकलन पड़ती। का आधार बता दूं, हार आधार रहे सुन हैं, लीजिए। इसीलिए बोलने की जरूरत पड़ धनंजय रही सिंह है। जैसा बाहुबली नेता आप समझ जौनपुर लीजिए, सीट पर बीजेपी के प्रताप- समर्थन में हट गया। राजा क्या बात भैया कर रहे हैं आप? आपके साथ आप इस तरह से होते। आकलन कर रहे हैं। अगर अमित शाह जी धनंजय ने सिंह योगी धनंजय सिंह आदित्यनाथ समर्थन को दे रहा है साथ में बीजेपी लेकर प्रत्याशी के को। राजा बावजूद भैया हालत साथ खराब में है। कांग्रेस के ही नेता, आपके बड़े बड़े राजा भैया कांग्रेस के आपके नेता साथ होते। बाबू कृपा शंकर सिंह, लेकिन सोनिया सारे गांधी लोग जी के इसलिए राइट हैंड गए मैन इन टू मुंबई। क्योंकि मुंबई आपको RSS का भी के साथ अरे नहीं महाराष्ट्र चाहिए। कांग्रेस के अरे आप अध्यक्ष रहे। जीतने के लिए अरे सुन खड़े तो ही लीजिए, नहीं है आप सुनते नहीं है उत्तर कोई बात। प्रदेश में। महाराष्ट्र को भाजपा अरे मैं को बता रहा हूँ हरा आपको, RSS आपकी हरा रहा है। कांग्रेस की पूरी कहाँ टीम है जो आप? है ये जो बीजेपी में आ गई है। और ये उसके जो बाद कृपा शंकर सिंह जैसा नेता महाराष्ट्र का बहुजन गृह समाज मंत्री की रहा, गोलबंदी, वो नेता जो है मुसलमानों की बीजेपी गोलबंदी, के टिकट पर अति जौनपुर पिछड़ों से की चुनाव लड़ गोलबंदी। रहा है। अरे और अंडर धनंजय करंट सिंह चल रहा है, समर्थन कर रहे पहचान लीजिए, हैं। पहचान आप अच्छी बात लीजिए। कर रहे हैं। इसलिए अंडर मैं कह रहा करंट हूं, चल रहा है पूर्वांचल में एक और सीट आपको नहीं जबरदस्त मिलेगी। तरीके से अरे 307 सीटों कौन सा पर वोट मिल रहा है आपको? सुनिए307 राकेश जी एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। सीटों पर इंडिया अच्छा, गठबंधन अच्छा, और बी- 204 एनडीए गठबंधन में 107 है, आगे जा रहा है। 107 सुनिए राकेश जी, राकेश अरे 107 प्रेम जी और राकेश जी, 107 सुनिए प्रेम जी राकेश जी, 4 तारीख को मैं आप लोगों को फिर बुलाऊंगा, इंडिया मौका अलायंस दूंगा। 107 इन्होंने- के ऊपर जाएगा इन्होंने नहीं। जो है, एक सेकंड सुनिए 4 तारीख को आप लोगों को फिर बुलाऊंगा। बिल्कुल यही नाश्ता प्रेम जी ने क्या किया, उन्होंने अपना एक नंबर डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी डाला है, और वही वो कह रहे कि ये उनका अनुमान है, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, अभी तो सिर्फ कयास है, एक आकलन है इनके बयान, हो सकता है कि जो इन्होंने किया है, लेकिन ये पर फेज कह रहे हैं कि 18 सीटों का नुकसान हो रहा है एनडीए को। देखिए मैं उस पे नहीं जा रहा हूं कि कोई भी सीट चुनाव होता है, कोई भी सीट एक कोई पार्टी हार सकती है, कोई भी जीत सकती है, लेकिन 2017 के बाद जो मैं उत्तर प्रदेश की खास बात करूं कि 19 में जिस ढंग से एससी वोट टूटा और बीजेपी की तरफ आया, 22 में ज्यादा आया, 19 में मतलब बीएसपी, एसपी और आरएलडी गठबंधन के बावजूद भी 64 सीटें जीतने में बीजेपी प्लस जो है सफल रही। इस बार सब अलग है। इसके बाद कोई ऐसा कारण हो कि वो वोट बैंक जो है वो खिसक के इस बार इनकी तरफ आ रहा है, कोई एक लोभ हो। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए,
जो गुजरात का इलेक्शन है 22 का, मोनोलॉग वो चलाना देखिए चाहती मोदी के वहां मुख्यमंत्री रहते जितनी सीटें नहीं आई, वो करिश्मा हुआ गुजरात में। क्यों हुआ? क्योंकि एसटी वोट पहली बार टूट के यहां आया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एससी वोट बीजेपी की तरफ आया 23 में, अभी 4 महीना पहले। 4 महीने बाद वो सारा वोट बैंक खिसक के कांग्रेस की तरफ जा रहा है या विपक्ष की तरफ जा रहा है, कोई कारण मुझे दिख नहीं रहा है। मैं प्लस कर दे रहा हूं, सुनिए, मैं प्लस कर रहा हूं। दिल्ली में 7 सीट पर बीजेपी आगे है। आज में मतदान के रुझान कम से कम 3 लोकसभा क्षेत्रों में जाने का मुझे अवसर मिला। बिल्कुल लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं और केजरीवाल अपनी सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया अलायंस, ये जो माता जी और माता जी पूरे देश में 543 में मूवमेंट करा देते। नहीं सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? आप नवीन जिंदल हार जाएंगे कुरुक्षेत्र से, जीत रहे हैं। सुनिए राकेश आप जी, अशोक तंवर, आपका ही कांग्रेस का सबसे बड़ा कद्दावर नेता, यूपीए सरकार के समय आज बीजेपी की टिकट पर जीत रहा है। मैंने बताया कृपाशंकर सिंह जौनपुर चुनाव जीत रहे हैं, नीरज त्रिपाठी इलाहाबाद जीत रहे हैं, मेनका गांधी चुनाव जीत रही हैं, बांसुरी स्वराज को आप हरा लेंगे, बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है, कृष्णपाल गुर्जर जीत रहे हैं। हमारे सारे नेता, और ये धर्मेंद्र यादव पहली बार निरहुआ जो है धर्मेंद्र यादव को यादव बेसन में पकड़ करके पटक रहा है। धर्मेंद्र यादव की जमानत जब्त हो जाएगी आजमगढ़ में। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब आप सर, बात ये हुई, इनके पास नीलू जी कह रहे हैं, परिवार सैफई वंश को छोड़कर नेता नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। नहीं जाता हूं। नहीं सीट नहीं, आपने ओवरऑल जो की तरह बोल रहे हैं। आपने मजाक कर आप रहे लोग हैं, जो है आजमगढ़ में जमानत जब्त कराई। आप लोग जो है मुजरा कर रहे हैं जो कांग्रेस के पक्ष में, वो हम प्रवक्ता हो गए, और आप मुजरा जो कर रहे हैं राहुल गांधी के पक्ष में। ठीक है, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं। दावा किया, हाँ। आपने जैसे पटकने की बात कही, उससे अखाड़े लग में रहा है पटका ही कि जाता है। मुजरा तो यादव नरेंद्र वंश मोदी है, ने यादव किया। वंश में मुजरा अखाड़ा जो है हम लोग प्राचीन नहीं कर रहे परंपरा हैं। है। मुजरा तो नरेंद्र मोदी ने के खुद अखाड़े में कहा गए है, हैं, हमने निरहुआ किसी पटकने ने जा नहीं रहा कहा है। है। दूसरी मुजरा बात, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नहीं अब सुनिए आप सुनिए राकेश जी, ये इस तरह की मुजरा बात का नहीं। शौक सुनिए उन्हें अजय जी हम उधर नहीं लोगों जाने को का है। बोलेंगे। अजय जी उधर नहीं क्या ठीक है। बदलाव आया है उस पॉइंट को पकड़ा जाए जो सुनिए नीलू जी ने जो कहा, सुनिए नीलू जी के कहने का मतलब ये था कि यूपी में अगर बीजेपी को पकड़ने या पीछे छोड़ने के लिए जो सबसे बेहतरीन गठबंधन हो सकता था वो 2019 का था। बिल्कुल ठीक। अब की बारी अगर वो गठबंधन नहीं है और वो सब बिखरे बिखरे हैं, तो फिर बीजेपी को कैसे पकड़ के आप पीछे करेंगे? यानी इनके कहने का मतलब है कि पिछली बार जो 62 और +2 यानी 64 सीटें जो बीजेपी प्लस एनडीए कह लीजिए उसको मिली, इस बार इनकी मुताबिक उससे बेहतर ही परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। क्या नीलू जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल आप निश्चित प्रेम रूप जी से आप किया अपने सकते हैं। तरीकों से इसका बताइए उत्तर हम- कैसे इसका इनकी उत्तर सीटें हम पीछे देना होंगी? चाहते हैं। देखिए पिछली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 6.5% वोट ज्यादा मिले थे। इसके बावजूद उस गठबंधन का असर था कि सीटें घट गई, बढ़ी नहीं। ये उस गठबंधन का इंपैक्ट था। दूसरी बात यह है कि उस गठबंधन में वोट्स पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुए, ये भी एक सच्चाई है, जिस कारण से अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली। लेकिन इस बार क्या फर्क आया है सो देखिए, आरएलडी भी नहीं है, बीएसपी भी नहीं है, लेकिन पूरा इलेक्शन बाइपोलर है पिछले बार की ही तरह। लेकिन इस बार बहुजन समाज का जो वोट बैंक है, पूरे दलित समाज का जो वोट बैंक है, वो पूरे देश में चुके कांग्रेस के प्रति आकर्षित है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के प्रति आकर्षित है। और मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए ना, पूरे देश में बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा, अपने वोटरों को संकेत दिया, बदलाव वो तो नहीं ला रही ना, इंडिया गठबंधन ही ला रहा है। उन्होंने समझ लिया कि हमारा वोटर उधर जा रहा है। उन्होंने संदेश दिया कि इंडिया गठबंधन को वोट देना है, ये उनका स्टैंड। तो ये बड़ा फर्क है दलितों का वोट। जो बहन जी ने कैसे कहा, मेरा ये कहना है, जो मेरा ये सुश्री कहना मायावती है। जी ने नहीं कहा प्रेम वो आप जी कह को रहे मैं हैं। इंडोर्स करते हुए बता रहा हूं, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो कन्फेडरेशन है, जो सारे संगठन है उनका कन्फेडरेशन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के करमवीर बौद्ध। और करमवीर बौद्ध बेसिकली बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपील जारी करी कि राहुल गांधी जी ने जो बात करी है पूरे दलित समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए, पिछड़े के लिए, इसलिए हम सबको एक होकर इस बार जहां पर बसपा जीतने की स्थिति में वहां तो बसपा को देना है, अन्यथा हमें वोट कांग्रेस को देना है या कांग्रेस के एलआई को देना है। मतलब इतनी बड़ी बात
ये अपने आप में इस बात का संदेश है। मैं नाम लेके बता देखिए रहा अब अपील तो तो बुखारी तक ऐसे नहीं कर पाते हैं और लोग किसी हैं, दूसरे सब का नाम क्या पता नहीं कहाँ से आप ले आते हैं। राकेश जी इसके अपन बात अलावा मायावती जी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे पदम सिंह, हर किसी ने उन पे चर्चा की थी। वो उनके सैंडल का वो बांधते हुए इटावा का वो सीन था जब खुल गया था। आप ये सोचिए, उन्होंने बाकायदे यह मैसेज जारी किया अपने बहुजन समाज की तरफ से कि वोट जो है कांग्रेस और एलआई को देना है, राहुल गांधी पर सुनिए हमें अजय जी बहुजन अपन आज समाज बहुजन बदला हुआ है समाज- क्या? किसी का किसी सुनिए, कहने से सुनिए, कहीं चल अभी देगा? आज सबको अपनी बुद्धि आज- नहीं है। सुनिए आज ना बहुजन और दलितों की बात नहीं, हम बात कर रहे थे मुसलमानों की कि क्या हिंदू वर्सेस मुसलमान होता है चुनाव। इस बार के चुनाव में भी मुझे ये बताइए, राजनीति में हम सब जानते हैं कि टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और अभी जो चर्चा पिछले 10 दिन से आप कह लीजिए वो है कि जो दलितों के लिए, ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, उस आरक्षण का हिस्सा तोड़ के सत्ताधारी पार्टी का कहना, बीजेपी और प्लस का कहना है कि ये उठा के और दे देंगे मुसलमानों को, और दूसरे पक्ष से कुछ और आ रहा है। इसके बारे में मुझे बताइए कि ये इस टाइम पर जो चर्चा हो रही है, आप भी जानते हैं, खबर ये आई कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है, राजस्थान सरकार इस पर विचार कर रही है। इलेक्शन के बीच टाइम में जब आप ये बात करते हैं तो क्या आप हिंदू मुसलमान नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं तो कह ही रहा हूं कि जिस वक्त आपने कह दिया फेक वीडियो जारी करके कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे, 400 सीटें आरक्षण खत्म करने के लिए इनको चाहिए, जबकि आरक्षण खत्म करने 400 सीटों की जरूरत नहीं होती है। जब 370 खत्म हो सकता है 303 पे, तो आरक्षण खत्म करने 400 की क्या जरूरत है, ये समझ में नहीं आई। लेकिन एक भाई विपक्ष का है, उन्होंने हथियार बनाया, फेक वीडियो जारी किया। अब उसकी काट के उन्होंने कहा कि भाई दरअसल आरक्षण जो खत्म कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं और न करेंगे, बल्कि पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा खत्म करने का। 1980-81 में एएमयू का है, 92-93 में आंध्र प्रदेश का है। सारी की सारी जो मुस्लिम जो सारी जातियों को ओबीसी वर्ग में डाल देना, तो इसका मतलब कि आपने एक धार्मिक आधार पर आरक्षण दे दिया। अब जो हाईकोर्ट का फैसला आया है कि जितनी भी वहां की जातियां हैं मतलब पश्चिम बंगाल की, उसको हाईकोर्ट ने फैसला किया। हाँ, और ममता 10 बनर्जी के बाद ममता बनर्जी सर्टिफिकेट ने जा इलेक्शन के पहले वहां पे साफ साफ कहा कि आपका एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, आपका वोट एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस पाना चाहिए, यानी कि सीपीएम के पास भी ना जाए। अगर वो गया तो ये बीजेपी वाले जीत जाएंगे। तो यानी कि आप भी मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं। ममता बनर्जी तो यहाँ तक कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को मैं मानती नहीं हूँ। वो तो खैर उनके कहने से नहीं होता है। हाईकोर्ट का आदेश तब तक लागू है, वो कि संवैधानिक कोर्ट वो है जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक न लगा दे या उसको बदल न दे। जी। ये संवैधानिक कोर्ट है, तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के कहने और सुनने से कुछ नहीं होता है, वो फैसला है तो है। तो जो गलती आपने की कि भाई संविधान ये बदल रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी आरक्षण खत्म कर रहे हैं, उसको बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने आपके ऊपर उल्टा दे दिया। और उनको चूंकि लग रहा है कि ये मुद्दा कहीं एसटी एसटी ओबीसी को लुभा रहा है, उन तक ये पहुंच रहा है, तो उस पर वो स्टिक हो गए, बार बार उसी को कहेंगे, अगले फेज तक वही चलेगा। जी अमिताभ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए ये मुद्दा अचानक से एक दिन में हो सकता है कि चुनाव से 10-15 दिन पहले आए और फिर चर्चा में हो जाए, उस पर सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे हमले करे, आरोप प्रत्यारोप लगाए। एन मोमेंट पे जब इस तरह की बातें निकल के आती हैं, इससे मतदाता पे, इस पे वोटर पे क्या कोई असर पड़ता है? वोटर इसके बाद इसको, इस चर्चा को, इस डिबेट को या एक बयान को सुन लेने के बाद अपना क्या मूड बदल के स्विंग कर लेगा अपने वोट का? नहीं, मुझे देखिए इस बार का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसीलिए बीजेपी की बेचैनी जो है वो दिख रही है कि वो जो चीज़ें जो भी वो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि इस बार वोटर जो है वो ये इन सवालों में फंसने के बजाय वो महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहा है, वो बात कर रहा है रोजगार, वो शिक्षा की बात कर रहा है, वो अपनी जो लोकल प्रॉब्लम से, जो अपने उसके लोकल एमपी से शिकायतें उनके बारे में बात कर रहा है। तो वोटर जो है वो 10 साल का आपका शासन है, उसमें जिस कहाँ है अमिताभ जी, कहाँ है सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय? नहीं, कहीं भी हो, नहीं बताइए भाई देश में, अरे देश के बाहर तो नहीं है ना। देखिए आप सबसे ज्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड राज्यों में बंगाल में और केरल में, देखिए राकेश जी, जहाँ जो है विपक्षी दल 30-40 मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर ये बीजेपी के प्रवक्ता या विपक्ष के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मतदाता का जो बिहेवियर है, नहीं बिहेवियर है ना मतदाता का, जो बिहेवियर दिख रहा है, बिहेवियर जो दिख रहा है, कहने का मतलब है कि जनता जो है वोट वोटर का बिहेवियर जो रोजगार दिख के रहा मुद्दे पे है। कर और रही अभी है। देखिए अभी हम लोग इलेक्शन कमीशन की बातें कर रहे थे, आपको पर शर्म आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, एनालिसिस करें कि 1980 से लेके या 1972 से लेके जब से आपको लगे
कब बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा जनता के लिए नहीं था? नहीं है, नहीं, बताइए। देखिए कब नहीं था? रहा होगा, मैं ये नहीं कह हाँ, रहा हमेशा नहीं, रहा है। होगा हर चुनाव सदस्य में, बोलते नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि तो आज का जो लेकिन वोटर है, जनता आज का हमेशा जो वोटर है उसके लिए वो 1972 साल में भाई विपक्षी ऐसा alliance ने ऐसा है और बंधुआ, कांग्रेस ने आज का जो बेरोजगारी और वोटर है उसके लिए महंगाई के 1972 का चुनाव कभी मायने कोई नहीं ठोस रखता कार्रवाई नहीं की है। है। आज का वोटर कभी जो है कोई उसके लिए ठोस कार्रवाई 72 का नहीं चुनाव की मायने है। नहीं रखता है राकेश जी। हाँ। आज के वोटर को आप 72 और 82 के आंकड़ों में मत उलझाइए। आज का वोटर अपनी परिस्थिति देख करके तय कर रहा है ना। आज का युवा जो कह रहा है भाई आप जब आए थे तो आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने क्या किया? आपने नहीं किया ना, आपने नहीं किया, इसलिए वो नाराज है। आपने जो किया बताएं हम नहीं, आपको। मुद्दा वो नहीं है ना। हम देखिए, जो alliance ने किया वो बताएं हम आपको। आप मुझे मत बताइए क्योंकि हाँ, हमको नहीं, दिख रहा है सुनिए तो क्या? सही। नहीं मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं। मैं कोई यहाँ पार्टी प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं जो वोटर का नहीं, बिहेवियर आप दिख पक्ष रहा रख रहे हैं। नहीं नहीं, एंटी मोदी पक्ष रख रहे हैं आप। एंटी मोदी पक्ष का मतलब ही नहीं है। और क्या रख रहे हैं? अरे मैं आपको जनता का बिहेवियर बता रहा हूं। जनता का नहीं है, ये जनता का behavior के है साथ 14-19 जो दिख रहा है, जबरदस्त खड़ी है, जो दिख रहा है। और इस बार भी नहीं, खड़ी नहीं, है, ऐसा दिख नहीं नहीं रहा है। ऐसा ये नहीं है, perception बनाया जा ऐसा रहा नहीं है है। बंधु, और ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसा जनता नहीं है। मीठी नहीं मीठी बातों से नहीं, मीठा और मीठा झूठ मीठा का जो कड़वा का कोई प्रचार मसला नहीं है, है। यही मीठे- करने से मीठे कड़वे का कोई मसला नहीं है राकेश जी। हम लोगों के मुद्दा ऊपर ये सवाल है आ कि गए। पब्लिक जो है मोदी की लोकप्रियता अपनी जगह बरकरार है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसमें डेंट भी लगा है। ऐसा नहीं, लोगों को जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं उन उम्मीदों में कहीं ना कहीं उनको निराशा भी हाथ लगी। इसका रिफ्लेक्शन आजादी- वोटिंग अब पैटर्न में एक दिख बात- रहा है। एक बात अगर उत्तर मोदी दे को दीजिए, एक बात का उत्तर दे को दीजिए। लेकर के मैं- वही यूफोरिया मैंने रहता मेरी एक जो बात 10 साल सुनिए। पहले था। नहीं मेरी सुनिए एक ना, बात सुनिए। नहीं जो 10 साल पहले यूफोरिया था मोदी को लेकर, अगर वही यूफोरिया कंटिन्यू करता तो ये मतदान में प्रतिशत में इतनी गिरावट आपको नहीं दिखती। और अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग इलेक्शन कोई कमीशन की गिरावट बातें नहीं है। अरे अभी फिर भी झूठ बोलना है कि फिर वही गिरावट बात, है। अभी इलेक्शन अरे आज अभी हम जब बात कर रहे हैं में कोई गिरावट नहीं है। सुनिए आप कह रहे गिरावट अभी जब हम है। बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन ने 1-2% डाटा जारी गिरावट। किया है। हाँ? इलेक्शन कमीशन ने एब्सोल्यूट वोटर्स का डाटा जारी कर दिया 5 फेज का। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। अभी आया है, अभी समझे आप चेक कर लीजिएगा इलेक्शन कमीशन जब आप कह रहे थे बाकायदा डाल गिरावट दिया है, नहीं, मैं कह रहा शुरुआती हूं 4 फेज में ही डेटा बढ़ करके ठीक हो गया है। मुश्किल से 1%, सर, आधा डेटा फीसद अगर आपके यही पास है तो अंतर दिख देखिए, रहा है। देखिए देखिए क्या मैं झूठ ना, बोल रहा हूं? सब जगह आ गया है, पूरा- मिहिर जी, सब सुनिए। बार बोल रहे नहीं बोल रहा हूं। दे दिए। एक चीज दूसरी और- बात, एक नीलू जी चीज मैं और- बात पूरी कर लूं। देखिए कांग्रेस जब शासन में आई, वक्त की कमी है मेरे आप पास, 3 लास्ट 30 रुपए सेकंड है 3 प्लीज। रुपए $1 की कीमत अरे थी। छोड़िए ना उसको। और जब 1982 में वही डॉलर कहां खड़ा हो गया? अरे 40 रुपए चला गया। पेट्रोल कहां चला गया? आज कहां है? आज कहां बताइए ना? 84 रुपए है। आज 84 रुपए है। और कहां छोड़ा था कांग्रेस 2012 में? रुक जाइए, 2012 में कांग्रेस ने उसी डॉलर को जो आजादी के समय आज की मोदी स्थिति क्या कहते थे? देखिए। मोदी कहते थे कि डॉलर आज की के कीमत समय गिरती है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती 62 है। रुपए। आप सुनिए ना भाई। 2004 में ही 62 अरे राकेश रुपए। जी, मोदी जी का बयान याद कीजिए ना, वो कहते थे कि सुनिए, मेरे पास आज वक्त की कमी है। राकेश जी, अमिताभ गिर जी, रहे ना। मेरे पास रुपए पहुंच गए अगले इससे। 5 साल में डॉलर और डाउन होगा, चिंता मत भाई करिए। राकेश जी, मेरे पास टाइम की कमी है। कंक्लूडिंग कमेंट आप नीलू जी कहिए जी, बताइए। मैं सिर्फ देख रहा हूं कि पिछली बार का अगर इलेक्शन आप देखेंगे तो पिछली बार के केवल 75 सीटें ऐसी थी जिसमें हार जीत का फैसला 5% से कम वोट पे था। अधिकांश सीटों पे हार जीत का जो फैसला है वो 10 से 30% वोट के अंतर का है। तो 1-2% या 3% कहीं वोटिंग कम हुआ तो उससे कोई निष्कर्ष निकाल लीजिए, ये उचित नहीं होगा।